हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी विज्ञान विषय क्लास 7th का पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में आप लोगों को बता दूं कि पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था पादपों में पोषण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण से संबंधित इस चैप्टर में सारी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। और आप लोगों को क्लियर बता दूं, जो भी स्टूडेंट रीट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, जो भी विज्ञान विषय से ताल्लुकात रखते हैं या विज्ञान विषय से संबंधित स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी भूमिका निभाने वाली है। साथ में ही जो स्टूडेंट 7th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही मस्ट है। तो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं करते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का क्या कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि गाय भैंस वगैरह, ये जो जानवर है, ये जो घास वास रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, तो इनको खा जाती है। मतलब कि ये अपना जो भोजन है वो मेनली यहाँ पर जो है पौधों से ही प्राप्त करते हैं। समझ गए होंगे बात को। चलिए, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। प्राणियों में एक दिन आप लोग भूखे रहकर देखो, 2 दिन रह के देखो, आपका शरीर प्रॉपरली काम करना बंद कर देगा। फिर आप जैसे ही खाना वाना खाएंगे तो आपकी एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। फिर आप किसी काम को करेंगे, फिर शाम को खाएंगे, फिर उस काम को करेंगे, फिर सुबह खाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा रूटीन सेट होता है ना, जो कि चलता हुआ रहता है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्गत भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित होती है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 6 में अपन ने खूब पढ़ा है ना, कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं। फिर जंतुओं के बारे में पढ़ा है ना। इसी प्रकार से अपन ने सारी चीज़ें 6ठी क्लास में भी पढ़ी थी, पर 7th में आते ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। उनके नाम और आप लोगों को यहाँ पर जो है स्मरण करके लिख देने हैं, ठीक है ना। खाद्य भोजन के अनेक घटक आपने पढ़े थे, उनके नाम यहाँ पर लिख देने। देखो, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे अगर मान लो आप लोगों को कोई भी ऐसा, जैसे कि पूरी रोटी दे दी जाए, तो आप पूरी रोटी को थोड़ी ना रख लोगे पेट के अंदर, और रख भी लोगे तो वो कोई काम थोड़ी आने वाली है ना। आपके शरीर में खाया पिया लगता है नहीं लगता है, वो तो आपने देखा ही होगा। तो वो खाया पिया आपको नहीं लगेगा। प्रॉपरली आपको छोटे छोटे टुकड़े करके भोजन को पचा पचा के, यानी कि दांतों की सहायता से दबा दबा कर अगर आप खाएंगे, तभी वो आपके शरीर में इफेक्ट करेगा। मतलब कि शरीर को ग्रोथ करने में, शरीर में हष्टी पुष्टि लाने में वो सहायता करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर यही ये कहना चाहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ होते हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। समझ गए आप लोग। जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में इस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। देख लो ये डायग्राम, देखो जटिल पदार्थ है, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया गया। और किसी भी चीज़ को अगर आप लोग पढ़ते भी हैं तो प्रॉपरली पूरी किताब को एक दिन में रट्टा नहीं मार सकते, एक दिन में आप नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको टाइम चाहिए। बराबर से आप लोग आज एक चैप्टर पढ़ा, कल एक चैप्टर पढ़ा, या आज आधा चैप्टर पढ़ा, कल आधा पढ़ा, इस टाइप से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा टाइम के लिए आपको याद रहेगा। वरना घास तो आप लोग काट ही सकते हैं। घास काटने का मतलब समझ गए होंगे, है ना। एक साथ सारा खा जाना, सारा पी जाना, सारा पढ़ लेना, तो वो कुछ भी याद नहीं रहेगा। देखो,
परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है और इस प्रक्रम को कहते हैं पाचन। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, भोजन के अंतर्गत की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, यानी कि जो हमिंग बर्ड जो सबसे छोटा पक्षी है, कुछ ग्राम का पक्षी है, पौधों का मकसद जो है पौधों का मकरंद चूसते हैं। मकरंद क्या होता है? जो उनके अंदर स्वादिष्ट चीज़ें हैं वो ये चूस लेते हैं और उसको क्या करते हैं, रस बना देते हैं। जैसे मधुमक्खी आपने देखी होगी, फूलों पर बैठती है और फूलों के भी कुछ इम्पोर्टेंट भाग, जो परागण वाला भाग होता है, ऊपरी ऊपरी भाग, उस पर बैठकर उससे जो भी वो अवशोषित कर सकती है, जो भी वो प्राप्त कर सकती है, वो सारी कलेक्ट करके अपने छत्ते में जा जाके उसको रस के रूप में आप लोगों तक पहुंचा देती है। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। अजगर आप लोग देखना, अपना जो शिकार करेगा तो पूरा खा पी के उसको पड़ा रहेगा, ठीक है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास सॉरी कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 2.1 सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार और पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? यहाँ पर देखो, घोंघा, चींटी, चील, मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, इनके जो है आहार के प्रकार आपको बताने हैं और आहार की विधि आपको बतानी है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे। आहार की विधि जैसे कि छिलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंची, चूषण, है ना। इस टाइप से आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। क्लियर आराम से आज चल रहे हैं, ठीक है। चलो, अब आप लोगों को अद्भुत सत्य बताने वाला हूँ। अद्भुत सत्य के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसमें स्टार फिश का वर्णन थोड़ा सा देखो। स्टार फिश यानी कि जो तारा मछली के नाम से जानी जाती है। चित्र 2.1 यानी कि यह है तारा मछली, दिख गई। अगर आपको देखनी होती है तो बहुत सारी बार वो जो फिश ऑडिटोरियम बनाते हैं, है ना, उनमें मेले में लगते हैं, वो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। स्टारफिश तारा मछली चित्र 2.1 कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है। अपने मुंह से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। देखो कितनी समझदार है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता रहता है। इस प्रकार से इसका काम चलता है। प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतःग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है, ठीक है। यहाँ तक जिसने जंतु भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। अब पढ़ेंगे हम मानव में पाचन। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मुख गुहिका हो गया, फिर ग्रास नली या ग्रसिका हो गया, फिर देखो मुख गुहिका, फिर ग्रास नली या ग्रेसिका, आमाशय, फिर सुद्रांत यानी कि छोटी आंत, फिर बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। ये अपने पाचन के प्रोसेस होता है जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा मल द्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उनके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, शुद्रांत तथा आहार नाल से समृद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचन रस स्त्रावित करती है। पाचन रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल और समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। तो ये है मुख गुहिका,
फिर लाला ग्रंथि इसके जस्ट नीचे है, फिर ग्रेसिका, ये लंबी सी नली आपको दिख रही है, ग्रेसिका है। फिर यहाँ पर देखो यकृत आपको दिखा होगा, और यकृत के जस्ट ऊपर की तरफ देखो पित्ताशय है, और इधर की साइड अगर हम बात करें तो अमाशय है, ठीक है। अग्नाशय यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। अग्नाशय के जस्ट नीचे होता है सुद्रांत यानी कि छोटी आंत, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा कुंडली टाइप में है वो छोटी आंत है। फिर बृहदांत यानी कि बड़ी आंत है, फिर मलाशय है, और फिर आप लोगों के गुदाद्वार है, ठीक है। अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख और मुख गुहिका, भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है, और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतःकरण। आहार यानी कि जो आपने भोजन करा है उसको अंदर लेने की, शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अंतःग्रहण। अब यहाँ पर बूझो नाम का एक समझदार आदमी आपको दिखा होगा। बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडली शुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह इसकी लंबाई मापना चाहता है, जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। फर्स्ट संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। अब बात करते हैं आगे। देखो, रुको रुको, सही है। चलो, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी कि सॉकेट में दसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी भिन्न होते हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना। आप लोग अपने मुंह में जो दांत हैं उनके हाथ लगाकर आप लोग देखिएगा, है ना। तो देखो आप लोग, कुछ दांत तीखे हैं, आगे के दांत थोड़े अलग हैं, पीछे के दांत थोड़े खुरदुरे टाइप में हैं। क्या चीज़ें हैं ये, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपने अपने ही दांतों के हाथ लगा लिया है तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, खुद के ही शरीर के अंग है, इतनी कोई अलग से स्पेशल बात नहीं हो गई है, ठीक है। चलिए क्रियाकलाप 2.2 पे बात करते हैं। हमने अपने हाथ धोइए। दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुंह में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने, कर्तन एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने यानी कि वेदन और फाड़ने के काम आते हैं। उन दांतों को भी पहचाने जो चबाने और पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए, ठीक है ना। 2.2 में आपको लिखना है। अब ऊपर ही ऊपर आप लोग देखो, ये जो दांत आपको दिख रहे हैं मुंह में, वो है चौर्णक दांत, ठीक है। उसके बाद है अग्र चौर्णक दांत, फिर रदनक, और जो फ्रंट के दांत है वो है कर्तनक यानी कि काटने वाले। हमारे मुंह में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस यानी कि लार स्त्रावित करती है, ठीक है ना। लाला ग्रंथि क्या करती है, लार स्त्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसका पता लगाते हैं। दांत के प्रकार है और उनके कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। दूध के दांत और स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है और लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं और उन्हें कहते हैं स्थायी दांत। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 2.3। दो परख नलियाँ लीजिए, इन्हें ही ए और बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में एक चम्मच उबले चावल डालने हैं, ठीक है ना। एक चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 या 5 मिनट तक आपको चबाने हैं। इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 मिलीलीटर जल डालिए, चित्र 2.4 के अनुसार। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन, हाँ यहाँ देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम आप लोग देखो। यहाँ 2 परख नलियाँ हैं, उबले हुए चावल रखे हुए हैं, है ना। एक तरफ तो उबला हुआ चावल है जल में, और एक तरफ जो आपने चबाकर चावल डाले हैं वो है। दोनों में आपको आयोडीन विलयन लेना है, ठीक है ना। मंड पर लार का प्रभाव देखो। विलयन की 2-3 बूंद डालिए, उनका परीक्षण कीजिए। आप परख नली ए और बी में क्या अंतर पाते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि परख नली के रंग में एक परिवर्तन क्यों आता है। परिणामों की चर्चा अपने मित्रों अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जो लाला रस है, आपका लार का रस है, वो आपके क्या कर देगा, यहाँ पर
लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ जाता है। क्या आपको जीभ देखिए पहले, क्या आप जीभ के कार्य ज्ञात है, यानी कि क्या जीभ क्या काम करती है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार, एक सेकंड पहले ये वाली चीज़ पढ़ते हैं अपन, मिठाइयाँ और दंतशय वाली, है ना। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत और मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है अध्याय 4 में आपको देखना है। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। चित्र 2.5 में जिसे क्या कहा जाता है, दंत क्षय। चित्र 2.5 में आप लोग देख रहे होंगे, ये देखो दांत के जो है खोखला कर दिया, इसको कहेंगे दंत क्षय। यदि समय रहते इसका उपचार न किया गया है तो दांतों में असहनीय पीड़ा होने लगती है और चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ, अन्य पदार्थ दंत क्षय के मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये देख लीजिएगा, पहले थोड़ा सा क्रैक आता है, फिर थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर और ज़्यादा होता है, फिर वो नीचे दाला भी हो जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु को नहीं डालना चाहिए, यह बात ध्यान रखिएगा। अब जीभ, एक तो आप लोगों को पता है कि जीभ का उपयोग आप बोलने में करते हैं, पर इसके अतिरिक्त इसका क्या उपयोग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। लिंगन में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 2.4 की। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए, चीनी का, नमक का, नींबू का और नीम की पत्ती का। आपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाई गई जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर, अगर वो नीम का मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि चीनी का तो चलो टच कर लेगा कोई बात नहीं, नमक का भी चलो जैसा तैसा, नींबू का भी ठीक है, पर नीम या करेला का जैसे ही टच करेगा तो बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत तो नहीं, फायदे की बात है, पर एकदम से अपन ये चीज़ बहुत कम यूज करते हैं ना। चटपटी चीज़ें और मीठी चीज़ें खाने का शौक है तो एकदम से, पर आपको ये अगर क्रियाकलाप करना है तो ये सब नॉर्मल सा कर सकते हो। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1 या 2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरदेने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विकल्पों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विकल्प के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग आपको करना है। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किसी क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब आपने परीक्षण रिकॉर्ड करें। चित्र 6.2 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिनका संवेदन उनके द्वारा होता है ना। अन्य सहपाठियों के साथ इन क्रियाकलापों को आपको दोहराना है। भोजन नली आपने देखी, ग्रसिका, निगला हुआ ग्रास नली या ग्रसिका में होता है। चित्र 2.2 में देखिए, ग्रसिका गले या वक्ष से होती हुई ये देखो ग्रेशिका, ये सबसे बड़ी जो नली ऊपर दिख रही है वो ग्रेशिका है। ये जो नीचे लटक रहा है बच्चों की तरह वो अग्माशय है ना, और ऊपर भोजन आपका है। हाँ, वही ग्रेशिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को 2.7 नीचे की ओर धकेलने रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, ठीक है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो और इसके कारण के विषय में सोचिए। अगर आप लोग अड़म सड़ाप खा जाओगे, मतलब कि ऊपर से ऊपर धमाधम चबा रहे हो, अमाशय फूल भर गया है या फिर अमाशय को वो चीज़ें पची नहीं रही है, तो वो आपकी उल्टी के थ्रू या वॉमिटिंग या फिर जो है मोशन के थ्रू वो बाहर निकलती है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब यहाँ पर पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है। देखो ये रही, दिख गई आपको, है ना। यह चपटा और जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रेसिका से खाद्य प्राप्त करता है, दूसरी ओर शुद्रांतों से खुलता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलो हम पढ़ते हैं
जब आप लोग जल्दी जल्दी भोजन ठूस लेते हैं तो क्या होता है, उस पर बात करेंगे। सीधी सी बात है ना। चलिए, कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है, हिचकी आती है, घुटन का अनुभव होता है। ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है, एक ग्रेसिका के साथ चलती रहती है। ठीक है, परंतु ग्रसनी में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वॉल्व का कार्य करती है, जो सांस नली को ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी आती है और खांसी उठती है। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे। आमाशय का आंतरिक अस्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचन रस स्त्रावित करती है। संश्लेषमल श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचन रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचन रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब हम बात करेंगे शुद्रांत की। शुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह यकृत और आमाशय से स्राव प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। ये बात तो आपके हो गई। अब देखो, यहाँ पर एक ब्लू कलर का ये पूरा डॉट है, इसको पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर पढ़ते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होती है, यानी कि दक्षिण की तरफ यह अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी? यकृत। यह पित्तरस को स्त्रावित करती है। क्या करता है यकृत? पित्तरस का स्त्राव करता है। थैली से संग्रहित होता रहता है, जिसे कहते हैं पित्ताशय। क्या कहेंगे? पित्ताशय। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय ही रस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है और इसको अनेक सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं ये नीला डॉट, जिसमें क्या लिखा हुआ है? एलेक्सिन सेंट मार्टिन का गोली का घाव। किसी के गोली लग गई भाई, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। देखो, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरीके से घायल हो गया। ठीक, गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया और आमाशय में एक छिद्र हो गया। और उसके जो जहाँ भोजन जाता था वहाँ पर छिद्र हो गया, तो भाई जो भी खाता होगा तो फिर खा जाता होगा। सोचो आप लोग, है ना, सोचना। छिद्र हो गया। उसने विलियम ब्लूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सालय के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वो आमाशय का छिद्र भलीभांति बंद न कर सका और उसने छिद्र की पट्टी से ढक दिया। ब्लूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्लूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्थापित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पूरा पाचन होता है। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो एक बार और पढ़ लेना उस चीज़ को, है ना, या फिर एक बार और सुन लेना। चलिए, शुद्रांत में अवशोषण। ठीक है, चलो। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम के आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अर्थात अवशोषण नहीं होता, बृहदांत में भेज दिया जाता है। बृहदांत शुद्रांत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इनका मुख्य कार्य जल और कुछ लवणों का अवशोषण करता है। बचा हुआ अपचयित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है।
फिर देखो समय समय पर गुदा द्वारा जब यह जल बाहर निकाल दिया जाता है इसे कहते हैं निष्कासन। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की बात करेंगे। गाय भैंस बकरी में कैसे पाचन होता है इसकी बात कर लेते हैं। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली मतलब कि उनका मुंह हिलता ही रहता है। विश्वास नहीं है तो आप लोग किसी गाय के पास जाकर देख लेना, अगर वो घास वास खा रही है तो उसका मुंह दिन भर हिलता ही रहेगा। उसको कहते हैं जुगाली। जब वे खा न रहे हो वह यानी कि वो न तो अंदर ले रहे हैं न बाहर ले रहे हैं, बस उसको चबाते रहेंगे चबाते रहेंगे चबाते रहेंगे, तो उसको कहेंगे जुगाली करना। जब वे खा न रहे हो वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते थे। यह भाग रूमेन यानी कि प्रथम अमाशय कहलाता है। अगर कंपटीशन में आ जाए रूमेन क्या होता है कहाँ होता है तो प्रथम अमाशय इसको कहते हैं, और जानवरों के शरीर के अमाशय जो भाग है पेट भाग में होता है। रूमेनेट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल यानी कि कड़ कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? रोमंथन कहते हैं। देखो भाई अब आपको दिखा देता हूँ मैं। गाय की जो ग्रसिका है वो दिख रही होगी हरे कलर में, रूमेन आपको दिख रहा होगा, शुद्रांत आपको दिख रही होगी, इसके जस्ट नीचे अमाशय अधनाल आपको दिखा होगा, इसके बाद बृहदांत यानी कि बड़ी आंत यहाँ पर पीछे की तरफ पूंछ की तरफ दिखी होगी किसी रोमंथी का अमाशय। अब देखो दस्त नॉर्मल सी बात है ना? दस्त उल्टी होना, दस्त लगना या फिर बुखार आना, गर्मी होना, शरीर ये वो सारी चीज़ें हैं नॉर्मल, सबके साथ होती है, चाहे कोई स्टाइलिश हो चाहे कोई सिंपल हो, सबके साथ ये चीज़ें होती है ना? जानवरों के साथ भी और मनुष्य के साथ भी हो जाती है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता और अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल या ORS घोल भी कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। 30 रुपये 20 रुपये की पुड़ियाँ भी आती है, वरना आप लोग खुद घर पे भी नमक और यहाँ पर चीनी डालकर आप लोग ये बना सकते हैं। जुगाली करना कहते हैं ऐसे जंतु रूमनेट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमनेट अथवा रोमंथी पशु हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। पहली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय से भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। बुझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा पाता। बात दोनों की सही है। करते हैं आगे चलो। जानवरों जैसे घोड़ा खरगोश आदि में शुद्रांश और बृहदांश यानी कि छोटी आंत बड़ी आंत के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है जिसे कहते हैं अधनाल। ठीक है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, उनका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करने वाले हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाने जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। बहुत सारी बार पूछ लिया गया है कि अमीबा कौन सा कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका दरों में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। चित्र 2.10 में आपको दिखा देंगे। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पादाब अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। पादाब विकसित करना मतलब कि अपना जो अमाशय वाला भाग है उसको खोल के ये पादाब में जो भी खाना है खा के वापस पैक कर लेता है, इसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दाने में फंस जाते हैं। इस प्रकार से होता है अमीबा का डायग्राम। केंद्रक, पादाब, खाद्य कणिका है ना, खाद्य दानिया, बहुक्षेपित अपशिष्ट।
खाद्यदानी में ही पाचन रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है। इनमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो ये आपका चैप्टर जो है पादपों में पोषण वो भी खत्म हो गया, जंतुओं में पोषण यानी कि प्राणियों में पोषण वो भी खत्म हो गया। दोनों चैप्टर आपके क्लास 7 एनसीईआरटी विज्ञान विषय के कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आप लोग जरूर देखना। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द यहाँ पर काम में लिए गए हैं वो है अवशोषण, एमिनो अम्ल, स्वांगीकरण, पित्तरस, मुख गुहिका, रदनक, सेलुलोस, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा अम्ल, खाद्यदानी, पित्ताशय, कर्तक, अंतःग्रहण, यकृत, च्वर्णक, ग्रेसिका, अग्नाशय, अग्रच्वर्णक, पादाप, रूमेन, रूमिनेट, रोमंथी, लाला ग्रंथि, दीर्घरोम। ये आपने क्या सीखा इस चैप्टर से वो सारांश हम पढ़ लेते हैं। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकता, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां और शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल और स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इनमें मुख गुहिका, मुखी गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, सुद्रांत, वर्दांत जो मलाशय में होता है और गुदा सम्मिलित है। पाचन रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लाला ग्रंथि जो कि लार का स्राव करती है, यकृत ग्रंथि जो कि पित्त का स्राव करती है, अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर है आमाशय की भित्ति और सुधांशु की भित्ति भी पाचन रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशय स्राव तथा शुद्रांश भित्ति द्वारा स्रावित पाचन रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन शुद्रांत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण वर्दांत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस, हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या रूमिनेट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतःग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल देते हैं और रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण पादाप की सहायता से होता है और इसका पाचन खाद्यदानी में होता है। इस प्रकार से आप लोगों के जो है ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एनसीईआरटी से संबंधित जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं वो आप सावधानी पूर्वक सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। स्पेशल तौर पर रीट, आरपीएससी से संबंधित जो भी टीचर एग्जाम देने वाले हैं वो ज़रूर देख लेना, हल्के में बिल्कुल मत लेना। एनसीईआरटी को बहुत काम की चीज़ है और इसी में से रीट के जो क्वेश्चन बनेंगे वो डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।